चलिए, जब हम लोग वीबीए के सेशन करते हैं तो नॉर्मली एक सिनेरियो आता है लोगों के पास दैट फ्यू पीपल वांट्स टू डू मैक्रोज। कुछ लोग बोलते हैं मुझे वीबीए करना है। कोई बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीबीए एंड मैक्रोज? अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है बेसिकली। वीबीए स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक फॉर ऑटोमेशन। क्या है विजुअल बेसिक फॉर ऑटोमेशन? नहीं, गलत। एप्लीकेशन, राइट? Application. So VBA stands for Visual Basic for Application. It's a programming language. It's an application. It's a software. और उसमें जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं that is a macro. चाहे वो आप प्रोग्राम लिखो, चाहे रिकॉर्ड करो, anything that is the part of VBA is a macro. मैक्रो का मतलब, और मैक्रो सिर्फ आपके विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है। मैक्रो इज अ जेनरिक वर्ड, जेनरिक टर्म जो आपके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। आप लाइनक्स में चले जाओ, यूनिक्स में चले जाओ, एनीथिंग, डॉस में चले जाइए, तो मैक्रो इज ए कॉमन वर्ड। और मैक्रो का मतलब होता है सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैक्रो का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप और सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब हम स्टार्ट से लेके एंड तक कोई भी अगर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं दैट इज नोन एज मैक्रो। और उस मैक्रो को चलाने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। So we can say that VBA is an application, VBA is a software, VBA is a platform, VBA is a programming language, and under which the code that we write, the code that we use is known as macro. Simple. Now, अब मैं आपको बता देता हूं VBA के लिए अलग से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। VBA डेवलपर से हो जाता है तो बिल्कुल। और VBA इनबिल्ट पार्ट है। अगर आप MS ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो VBA साथ में आता है। अब सबसे पहले समझते VBA आया कैसे। पहले मतलब अराउंड 30 इयर्स बैक, मतलब काफी पुराने टाइम पे, जब हम लोग VBA आया भी नहीं था, उस टाइम लोग एक्सेल यूज करते थे। एक्सेल तो आया था और एक्सेल में लोग डेटा रखते थे, बाकी काफी लिमिटेड डेटा होता था। और उसको प्रोग्राम करने के लिए अगर कुछ छोटा मोटा ऑटोमेशन करना है तो विजुअल बेसिक नाम से एक एप्लीकेशन हुआ करता था। हालांकि आज भी है वो एप्लीकेशन, उसको VB6 के नाम से जाना जाता था। यस सर, VB6 वी डिड इन आवर कॉलेज लैंग्वेज है। MCA में, BCA में, बड़े बड़े कंपनीज में VB के प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, अभी भी होता है। नाउ माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि एक्सेल मेरा अपना, एक्सेल भी मेरा ही है जहां पर हम डेटा स्टोर करते हैं और कुछ ऑटोमेट कर रहे हैं, तो विजुअल बेसिक भी मेरा ही है। तो क्यों ना इन दोनों को क्लब करके एक एप्लीकेशन बना दिया जाए और उस एप्लीकेशन को हम इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक काम करेगा। उस टाइम आया है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्यों? ये विजुअल बेसिक और एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो दो पार्ट में ये डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया विजुअल बेसिक एंड हो गया फॉर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक कौन सा है? जो VB6 हम यूज करते तो सेम आया यहाँ पर, वही वर्जन, वही सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, सेम सिंटेक्स, एवरीथिंग इज सेम। फॉर एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि फॉर MS ऑफिस एप्लीकेशन, फॉर वर्ड, फॉर पावर पॉइंट, फॉर आउटलुक, फॉर एक्सेल, फॉर एक्सेस, इन सब में हम जब VB को यूज करते हैं दैट लैंग्वेज इज नोन एज विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो जब हम लोग एक्सेल इंस्टॉल करते हैं, वर्ड इंस्टॉल करते हैं, MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, तो साथ में हमारा VBA आ जाता है। बट बाय डिफॉल्ट वो अनेबल्ड नहीं होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब तक आप अनेबल्ड नहीं करोगे तब तक वो चलता नहीं है। सो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से VBA को अनेबल कर सकते हैं। और VBA को जैसे हमने अनेबल कर दिया, अनेबल करने के बाद भी सिक्योरिटी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। आपने ऑन तो कर दिया, ऑन करने के बाद भी एक और ऑन करना पड़ेगा कहीं पर जाके, तब उसको प्रॉपर वे में आप यूज कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सो हमने क्या समझा? मैक्रो इज ए सीरीज ऑफ कमांड्स। और VBA क्या है? VBA इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक एप्लीकेशन है। तो काफी सारे लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, हालांकि किसी टाइम में मेरा भी हुआ करता था, कि जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि VBA में एक ऑप्शन आपको दिया गया, एक फीचर दिया हुआ है कि आप सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो और वो आपका बड़ा कोड एक बन जाता है, ऑटोमेटिकली कोड बन जाता है। उसको मैक्रोज बोला जाता है। जब हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं उसको मैक्रो बोलते हैं। और अगर हम लिखेंगे कोई चीज को, दैट इज अ VBA। बट ऐसा नहीं है, चाहे मैं रिकॉर्ड करूं चाहे मैं लिखूं, एवरीथिंग इज नोन एज मैक्रो एंड द लैंग्वेज दैट वी आर यूजिंग इज नोन एज VBA। अब क्वेश्चन आता है VBA का कौन सा वर्जन हम यूज करते हैं, क्या है? एक्सेल के वर्जन के साथ VBA का वर्जन का कोई लिंक है कि नहीं? तो मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले कि हम VBA कैसे लाते हैं। सो आई एम गोइंग टू ओपन एक्सेल फर्स्ट। सो ये मेरा बाय डिफॉल्ट एक्सेल है।
नॉर्मली जब आप फर्स्ट टाइम एक्सेल को यूज करोगे, वीबीए यूज नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसा आता है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, ऐसे करके आएगा। वीबीए को यूज करने के लिए आपको डेवलपर टैब अनेबल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको डेवलप करने के लिए डेवलपर टैब अनेबल करना पड़ेगा, यूज करने के लिए डेवलपर टैब की जरूरत नहीं है। अब आप सोचो ना, मेरे पास मान लीजिए 500 एम्प्लॉयज है कंपनी में, अब सबको वो प्रोग्राम को रन करना है, तो सबके पास तो पॉसिबिलिटीज नहीं कि मैं सबको जाके बोलूं कि आपको डेवलपर टैब अनेबल करना पड़ेगा तभी आप यूज कर सकते हैं। तो डेवलपर टैब नाम से ही लग रहा है कि एज ए डेवलपर हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है जिससे हम वीबीए को क्रिएट कर सकते हैं, एनीथिंग वी यूज इन वीबीए। अब डेवलपर टैब कैसे आएगा? कोई भी बटन में राइट क्लिक कीजिएगा, एनी बटन राइट क्लिक करेंगे और कस्टमाइज द रिबन में जाएंगे, राइट साइड में आपको दिखेगा ये डेवलपर टैब जो अनचेक होता है, आपको चेक करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। जैसे डेवलपर टैब आपके पास आ गया तो यहां पर कुछ ऑप्शंस दिख रहा है, और ये यूजर से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके लिए है। जब आप डेवलप करोगे तो आपके लिए कुछ ऑप्शंस दिया गया है कि यहां से आप चीजों को यूज कर सकते हो। सेकंड आता है मैक्रो सिक्योरिटी। मैक्रो सिक्योरिटी में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये दिखता है, डिसेबल वीबीओ मैक्रो विद नोटिफिकेशन। आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि वो वीबीए हैज बीन डिसेबल्ड। आपको क्या करना है, या ऐसे भी आ सकता है, डिसेबल वीबीए मैक्रोज विदाउट नोटिफिकेशन, मतलब डिसेबल भी कर दिया गया और नोटिफिकेशन भी नहीं आया कि डिसेबल्ड है। सो आप या तो इसको करके रख सकते हो, एक बार चेक करना पड़ेगा, डिसेबल वीबीए मैक्रोज विद नोटिफिकेशन। तो जब भी हम कोई भी फाइल को ओपन करते हैं वीबीए का, तो ऊपर में ऑटोमेटिकली आता है एक आपको येलो कलर का एक बार दिखता है और उसमें लिखता है एनेबल मैक्रोज का। और अगर आपने उसको क्लिक नहीं किया तो उस फाइल में जो भी मैक्रोज आपका काम ही नहीं करेगा। सो इट्स बेटर मैं इसको करके रखता हूं। हालांकि ये लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेड, बट मैं इसको करके इसलिए रखता हूं क्योंकि बार बार मुझे मैक्रो को एनेबल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी और के फाइल को ओपन ही नहीं करूंगा, जो नॉन सोर्सेस है उसी से ओपन करूंगा और मैं अपना क्रिएट करूंगा। सो ये मैं ओपन करके रखता हूं। स्टार्टिंग में आप इसको करके रख सकते हो, डिसेबल वीबीए मैक्रोज विथ नोटिफिकेशन। तो जब भी आप मैक्रो वाले फाइल को ओपन करेंगे, लेट अस सपोज मेरा ये है, एग्जांपल लेता हूं, और मैं कोई भी एक फाइल को ओपन करता हूं, देखिए जिसमें वीबीए है, तो क्या आएगा, देखिए ये एक वीबीए का प्रोजेक्ट है। तो ओपन करते ही ये आएगा, सिक्योरिटी वार्निंग, मैक्रोज हैज बीन डिसेबल्ड। अब अगर मैंने यहां से क्रॉस कर दिया तो इस फाइल को मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा ठीक से। अगर मैं यहां से एनेबल कंटेंट कर दिया, बस अब मेरा वीबीए अभी एनेबल्ड है, फॉर द टाइमिंग एनेबल्ड है, इस फाइल के लिए एनेबल्ड है। जब मैं फाइल सबको क्लोज करूंगा फिर से वही सेम प्रॉब्लम आएगा अगर आपको हर एक फाइल में यूज करना। आप देखिए ईमेल है, ये ईमेल भेजता है, इसके अंदर का जो कोड है ना, दिस इज द कोड, तो ये हम यूज कर पाएंगे। नाउ अब मैं क्या करके रखता हूं, सिक्योरिटी में जाके एनेबल मैक्रोज कर देता हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने कोई एक वीबीए का फाइल बनाया हुआ है, तो किसी के सिस्टम पे जैसे आप भेजोगे तो उनको एनेबल मैक्रोज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो उनके पास वही ऑप्शन आएगा कि उनके पास डेवलपर टैब की जरूरत नहीं है, उनके पास एनेबल मैक्रोज का एक बटन तो आएगा ना, जो येलो वाला आया था। आप उनको बता देना कि जब भी ये फाइल आपके पास आएगा, एनेबल मैक्रोज होगा, आप उसको एनेबल कर देने के लिए, तो वो चलेगा। बोलते हैं कि बार बार करना है मुझे, तो आप बता सकते हो कि बार बार अगर नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, आप उनको ये नहीं बताओगे कि डेवलपर टैब, क्योंकि उनको डेवलपर टैब से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए एक शॉर्टकट है, ऑल्ट TMS अलग अलग प्रेस करना है। अब देखिए क्या होगा, ऑल्ट TMS करूंगा तो ऑल्ट TMS, तो ये सेम विंडो ओपन हो जाएगा। वहां से आप बोल सकते हो कि एनेबल वीबीए मैक्रोज कर दीजिए। ये इसी का शॉर्टकट है, यहां पर ना जाके हम डायरेक्ट ऑल्ट TMS में जा सकते हैं। एक चीज और करना है, यहां पर ट्रस्ट एक्सेस टू वीबीए प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसको भी चेक कर दीजिए, राइट? ये भी चेक होना चाहिए, यहां पर एनेबल होना चाहिए। अब मेरे कोई भी फाइल में नहीं मांगेगा, लेटस मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब देखिए मैं एक वीबीए वाले फाइल को ओपन करता हूं, तो ये नॉर्मली चलेगा, ये नॉर्मल तरीके से चलेगा, मैं नॉर्मल तरीके से काम कर सकता हूं। तो यहाँ पर कोई एनेबल मैक्रोज का नहीं ऑप्शन। सो ये चीज करना है आपको। पहला चीज, डेवलपर टैब अनेबल करने की जरूरत नहीं है अगर आपको मैक्रो को चलाना है, बट हाँ डेवलप करने के लिए एज ए डेवलपर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ टूल्स है जो हम यूज करेंगे। और सिक्योरिटी के लिए यूजर को आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऑल्ट TMS करके इसको ऑन कर दे। तो जिस मेल पे आप भेजोगे टूल को, उसी मेल पे आप ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि टू एनेबल द मैक्रोज प्लीज फॉलो द स्टेप्स बिलो। तो 2 स्टेप्स का कर सकते हो कि ऑल्ट TMS से एक विंडो आएगा, वहां पर एनेबल कर देने के लिए एंड ट्रस्ट एक्सेस कर देने के लिए, एंड इट विल वर्क। एंड रिस्टार्ट योर एक्सेल को फिर से रिस्टार्ट करने के लिए तो ऑटोमेटिकली काम करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन
एनेबल वीबीए। अब देखते हैं वीबीए हम एक्सेस कैसे करेंगे। कोई बता सकते हैं वीबीए का वर्जन कौन सा है अभी? विच वर्जन ऑफ वीबीए वी कैन यूज? अभी कौन सा वर्जन हम वीबीए का यूज कर रहे हैं? व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वीबीए? 2016। 2016, 2019 क्यों नहीं? मैं बता देता हूं। एक्सेल का जो वर्जन है वो मेरा क्या है? वो मेरा वर्जन आप समझ लो 365 है या 2019 है। अब देखते हैं वीबीए को कैसे ले सकते हैं और वीबीए को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। लेट अस सी, एक बार देखते हैं वीबीए को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सो डेवलपर में जाएंगे और यहां पर विजुअल बेसिक है, ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है राइट क्लिक करेंगे शीट टैब में और यहां पर व्यू कोड है। एंड द थर्ड वन इज द ऑल्ट F11। ऑल्ट F11 ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाता हूं। जैसे व्यू कोड में जाऊंगा तो ये क्या दिख रहा है? ये एक विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का दिख रहा हो, इंटरफेस दिख रहा है। दिस वन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। नाउ यहां पर आ रहा है हेल्प और यहां पर आ रहा है अबाउट। अबाउट में देखते हैं क्या है। सो दिस इज शोइंग 7.1। तो वीबीए का वर्जन 7.1 है। इनका एक्सेल के वर्जन के साथ कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, एक्सेल के वर्जन के साथ क्या है कि जो भी एक्सेल में फीचर्स है उसको तो हम वीबीए में ही यूज करेंगे ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक्सेल में मान लीजिए नया आया स्लाइसर या फ्लैश फिल, उसको वीबीए में यूज कर सकते हो। उस टाइम आपका फिर एक्सेल का फीचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा 2013 है और मैं कुछ ऐसा यूज कर रहा जो 2016 में है तो वो वीबीए में भी यूज नहीं होगा, क्योंकि एक्सेल में नहीं है तो वीबीए में कैसे यूज होगा। तो वीबीए का एक्सेल के वर्जन के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनका वर्जन अपना चलता है और ये इतना स्टेबल वर्जन है कि अपग्रेड ज्यादा हुआ ही नहीं है, ऑलरेडी स्टेबल है। तो स्टार्टिंग हुआ था 6 से 7, 7.1 ऐसे ही करके चल रहा है। वो ज्यादा इसमें चेंजेस हुए ही नहीं है। राइट। सो आपका वर्जन हो सकता है 7.1 हो या तो 7 हो, कुछ ऐसा हो। सो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वीबीए। और ये कब आया देखिए, 2012 शायद। सो ये स्टेबल है एंड वीबीए इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। जहां पर एक्सेल में काम है वहां पर वीबीए में काम। सो अब हमें क्या करना है, लेट अस अंडरस्टैंड कि वीबीए को करने के लिए या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने के लिए स्पेशली कैसे कर सकते हैं। लेट अस सी। सो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपके कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए, तो वो आज क्लियर करते हैं। वीबीए ये तो समझ में आ गया, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, कोई बता सकते हैं? ये मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं। कि व्हाट इज SDLC? एनीबडी कोई बता सकते? SDLC डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, सॉरी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसको कुछ लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यस सर, इन IT वी यूज एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका मतलब क्या है कि एक सॉफ्टवेयर को बनाते बनाते अपना लाइफ साइकिल खत्म हो गया या कुछ और है। तो अब देखिए क्या है, ये बेसिकली एक लाइफ साइकिल है जिससे हम सॉफ्टवेयर फेजेस बोल सकते हैं। उससे पहले एक बार हम समझते हैं। तो SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मीन्स एक सॉफ्टवेयर को बनाने के जो फेजेस होते हैं वो फेजेस को हम बताते हैं SDLC के फॉर्म में। अब मार्केट में, इंडस्ट्री में काफी सारे मॉडल्स यूज होते हैं। जैसे हम मोबाइल के भी मॉडल्स यूज करते हैं ना, कोई एंड्रॉइड यूज करता है, कोई सिम्बियन जो नोकिया में हुआ करता था वो यूज करता है, कोई iOS यूज करता है। तो अलग अलग जो आपके एप्लीकेशन है, काम तो सेम ही होता है, प्लेटफॉर्म अलग अलग है। इसी तरह से जब हम SDLC की बात करते हैं तो अलग अलग मॉडल्स यूज होता है इंडस्ट्री में। एक को बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल, एक होता है आपके स्पाइरल मॉडल, दूसरा बोल सकते हैं एजाइल मॉडल। काफी सारी चीज है और ये अपने आप में काफी डिटेल्ड प्रोसेस है। ये पूरा आप समझ लो कि एक पूरा मतलब कंप्लीट एक प्रोजेक्ट ही है, पूरा कंप्लीट एक आपके कोर्स हो गया, एक डिग्री हो गया समझ लीजिए। तो ये काफी बड़ा टॉपिक है अपने आप में।
तो मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख रहा हूं, इसके साथ भी कुछ और भी हो सकता है। इंडस्ट्री में नए नए अपग्रेड होता रहता है, तो कुछ कुछ आता रहता है। अब आप एक चीज बताओ। डेवऑप्स। बिल्कुल। तो काफी सारे चीज है जो अलग अलग कंपनी, अलग अलग इंडस्ट्री उसको चूज करती है अपने कंपैटिबिलिटी को देख के कि हमारे लिए कौन सा बेटर होगा। अब एक चीज बताइए, नॉर्मली मैं इन सबको भूल जाता हूं। अभी आपको ऑफिस में अगर कोई काम दिया गया, लेट से आपके मैनेजर ने बोला है कि मुझे एक रिपोर्ट तैयार कर दीजिए और ये मेरा रिक्वायरमेंट है, ये मुझे करना है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे बताइए? सबसे पहला काम बेस्ड अपॉन व्हाट इज हिज रिक्वायरमेंट, आई विल डू अ बिल्कुल, स्टडी। पहले रिक्वायरमेंट समझना है कि उनको चाहिए क्या। तो फर्स्ट आपका स्टेप हो जाता है रिक्वायरमेंट, कि उनसे समझना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। और रिक्वायरमेंट में वो सारे चीज आ जाता है, डेटा दिखा देते हैं, सब कुछ कर देता है, रॉ डेटा सब कुछ उन्होंने बता दिया। और उन्होंने बता दिया कि ये मुझे फाइनल आउटपुट चाहिए, ये मुझे 5 चीज चाहिए, 3 चार्ट्स चाहिए, ये कुछ कैलकुलेशन चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गया कि करना क्या है, करना क्या है समझ में आ गया। सेकंड स्टेप क्या होगा, इसके बाद का स्टेप क्या होगा? एनालिसिस। एनालिसिस, या उसको बोल सकते हैं टेक्निकली डिजाइन। डिजाइन का मतलब होता है ब्लूप्रिंट। मतलब एक्चुअल चीज को बनाने के पहले आपको एक बार उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ऑन पेन और पेपर या कुछ भी, इसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। मतलब एक आपका डेमो तैयार हो गया, एक आपका डमी तैयार हो गया, लॉजिकली, एक्चुअली नहीं, लॉजिकली कि इसको ऐसे करना है, यहां से डेटा इधर भेजेंगे, ये पूरा फ्लो बन गया। मतलब एक माइंड में सेट हो गया और उसको अपने पेन और पेपर में लिख दिया कि ये चीज यहां पर आएगा। अब डिजाइनिंग में ये वाले सारे चीज क्लियर हो जाते हैं कि वो फिजिबल है कि नहीं। डिजाइनिंग में आप एनालिसिस करते हो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ फिजिबिलिटी। तो हर चीज आप देखते हो कि डिजाइनिंग में ये पॉसिबल है कि नहीं। मान लीजिए कभी कभी होता है कि उनको जो बनाना है, आपने रिक्वायरमेंट तो समझ लिया, बट डिजाइन पार्ट में आपको लग रहा है कि नहीं, ये कंपैटिबल नहीं है, उनको जो चाहिए उसके लिए कुछ और हमें करना पड़ेगा। तो वो डिजाइन से निकल के आता है। और ये अपने आप में बड़ा बड़ा स्टेप है। हमने तो बोल दिया रिक्वायरमेंट, बट रिक्वायरमेंट के भी एनालिसिस होते हैं, रिक्वायरमेंट का भी रिव्यू होता है, एवरीथिंग। और उनकी अलग टीम होती है। जब हम रिक्वायरमेंट समझते हैं ना, तो हमारे पास बिजनेस एनालिस्ट भी बैठे होते हैं। वो बोलते हैं, जैसे आपने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि सर मुझे एक बेसिकली एक हमें एप्लीकेशन बनाना है जो हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए। अब आपके बिजनेस एनालिस्ट बैठे हुए वहां पर, वो बोलेंगे कि आपको ये चीज चाहिए, बट इसके लिए एसक्यूएल सर्वर में कॉस्टिंग ज्यादा बैठेगा, आप इसमें एक्सेस से कर सकते हो। तो ये सारे चीज ना रिव्यू भी होता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बता दिया आपने कर दिया, रिव्यू होता है, कंपैटिबिलिटी देखा जाता है, कॉस्टिंग देखा जाता है। तो हर चीज करने के बाद वो आगे आगे स्टेप्स में बढ़ते हैं। अब मान लीजिए डिजाइन आपका क्लियर होगी, डिजाइन इज क्लियर, डिजाइन में समझ में आ गया कि करना क्या है, आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिजाइन के बाद वाला स्टेप क्या है? कोडिंग। कोडिंग। अब यहां पर आपने काम स्टार्ट कर दिया। कोडिंग में वो सारे चीज होगा, कोडिंग करना, वो पूरा स्ट्रक्चर बनाना, इधर से उधर सीट क्रिएट करना, एवरीथिंग जो आप काम करते हो वो उसको बोलते हैं कोडिंग करना। वी लुकअप लगाना, एनीथिंग। पहले आपने डिजाइन में देखा कि अच्छा वी लुकअप तो लगा लेंगे, अगर एरर आएगा तो इफ एरर लगा सकते हैं और उसको ब्लैंक से रिप्लेस कर सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट का तैयार पार्ट है, इसको डिजाइन का पार्ट बोल सकते हो। अब आपने वो करने का बाद डायरेक्ट वी लुकअप लगाना स्टार्ट कर दिया, तो ये कोडिंग का पार्ट है। जो भी आप एक्टिविटी करोगे, लिखने वाला, काम करने वाला, दैट इज अ पार्ट ऑफ कोडिंग। कोडिंग कर लिया, कोडिंग के बाद का क्या बताइए, क्या पार्ट है इसके बाद? टेस्टिंग सर। टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब जो कोडिंग हमने किया उसमें इशू तो नहीं है, बग तो नहीं है, काम वैसे ही कर रहा है ना। तो इसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं। हम करते हैं अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अलग अलग टेस्टिंग करते हैं। और इसके लिए भी अलग अलग उनके मतलब स्किल सेट्स चाहिए। टेस्टिंग का मतलब ऐसे नहीं कि बटन क्लिक करके चला के देख लिया, नहीं, लोड टेस्टिंग भी होता है कि अगर इस एप्लीकेशन को 5000 लोग एक साथ चलाएंगे, हालांकि 5000 लोग अभी नहीं है, बट चलाएंगे तो कैसा काम करेगा, कितना एफिशिएंसी देगा, क्या टाइम होगा, तो वो सारे टेस्टिंग का पार्ट होता है। हमारे पास काफी एडवांस टूल्स आ चुके हैं जिससे आप लोड टेस्टिंग भी कर सकते हो। एक ही बार में 5000 लोगों को उसमें टेस्ट करवा देते हैं, एक ही बार, वो लॉजिकली करवाते हैं। तो इसके लिए अलग सा टूल्स आता है काफी सारे, तो वो टेस्टर करता है। जो टेस्टिंग में जो एक्सपर्ट होते हैं वो करते हैं, अलग टीम होता है। और ये भी हो सकता है कि आपके टीम में ही टेस्टिंग का कोई एक
एम्प्लॉय है या टेस्टिंग के कोई टीम मेंबर है जो उस पर एक्सपर्ट है, जो उस पर काम करता है। मतलब इसका मतलब है कि टेस्टिंग होना चाहिए। टेस्टिंग सबसे पहले कौन करता है बताइए? फर्स्ट टेस्टिंग कौन करता है? सर कोडर। कोडर, सेल्फ टेस्टिंग जिसको बोलते हैं। जैसे मैंने डेवलप किया तो मुझे ही टेस्टिंग करना है कि मैंने ठीक किया ही कि नहीं। वी लुकअप लगा तो लिया, वी लुकअप चेक भी करूंगा, तो ये मेरा हो गया टेस्टिंग का पार्ट, विच इज सेल्फ टेस्टिंग। सेल्फ टेस्टिंग के बाद जाता है टेस्टर के पास या कोई और पर्सन। ऐसा नहीं कि टेस्टर के पास, आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपके मैनेजर भी हो सकता है टेस्टर, तो वो टेस्टिंग करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो वो टेस्टिंग होने के बाद जब पास होता है तो फिर जाता है नेक्स्ट लेवल पे, जिसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन करता है? क्लाइंट करता है, जिन्होंने आपको काम दिया है कि ये ठीक है कि नहीं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट भेज देंगे कि लीजिए बन गया, नहीं, उनसे टेस्ट करवाता है। और बड़े बड़े कंपनीज में क्या होता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी क्लाइंट आप ही को दे देती है। आप ही के टीम में एक टीम बैठा होता है जो क्लाइंट के बिहाफ पे टेस्ट करता है। सो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जब टेस्टिंग का फेज खत्म हो गया तो फाइनली क्या होता है? डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन। मतलब प्रोडक्ट रेडी और चला गया क्लाइंट के पास। अगर आप देखोगे जाने अनजाने में हम यही काम करते हैं, रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उसको माइंड में डिजाइन करते हैं, काम करते हैं, टेस्ट करते हैं और मैनेजर को दे देते हैं। अब जरूरी नहीं कि क्लाइंट आपका एक्सटर्नल हो, आपके अलग टीम मेंबर, आपके मैनेजर भी आपका क्लाइंट है। इंटरनल जो मैनेजर है वो भी क्लाइंट ही है। क्लाइंट मतलब वो सारे क्लाइंट है जिन्होंने आपको काम दिया। तो ये आपका जो है 95% कंपनीज में इसी मोड पे काम होता है, जो डेवलपमेंट का काम है, एटलीस्ट डेवलपमेंट का, जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और इस मॉडल को बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल। और इसका अलग से बुक ही आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके। आप देखना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्लैक बुक, काफी मतलब 1000 पेजेस का बुक आता है जिसमें यही 5 चीज समझाया जाता है डिटेल्ड में। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें समझना है कि हम जो काम करेंगे अभी आगे से, सो वी विल फोकस इनटू द वाटरफॉल मॉडल। मैं इन सब में जा ही नहीं रहा हूं, इसमें हमें जाना ही नहीं, क्योंकि हमारे टॉपिक से बाहर है। हमें समझना है कि वाटरफॉल मॉडल या जो हमारा नॉर्मल जो मॉडल है जिसमें हम काम करते हैं, दैट इज अ वाटरफॉल मॉडल। अब नाम क्यों वाटरफॉल पड़ा? व्हाई वाटरफॉल? Sir, actually the model looks like waterfall, means phase by वाटरफॉल, phase, like, एक के बाद एक, स्टेयर के बाद स्टेयर, एक स्टेयर से पानी गिरा उसमें, फिर उसमें, मतलब पहले रिक्वायरमेंट खत्म होगा फिर डिजाइन होगा। ऐसा नहीं कि पूरा डिजाइन काम कर लिया फिर रिक्वायरमेंट समझने को, नहीं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब आप बता सकते हो इन 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? सर रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बताइए। हालांकि इंपॉर्टेंट सारे ही है, बट जिसमें सबसे ज्यादा माइन्यूटली सब कुछ आपको करना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, विच वन? अब एक चीज बताइए, रिक्वायरमेंट मेरा गलत ही आ गया, मान लीजिए रिक्वायरमेंट गलत ही है, तो प्रोडक्ट भी गलत ही बनेगा, तो उसमें दिक्कत तो नहीं है। मेन दिक्कत है कि रिक्वायरमेंट तो जो भी दिया था हमने काम ही गलत कर दिया। दिक्कत तो वहां पर है ना। मान लीजिए क्लाइंट ने गलत रिक्वायरमेंट दिया तो उनको पास गलत चीज जाएगा। हम अपनी तरफ से तो ठीक किया है ना, हमने तो गलती नहीं किया है। हमारी गलती कब होगी बताइए? हमारे एंड पे गलती कब होगी, किस स्टेज पे? तो ब्लंडर होते हैं ना, ब्लंडर होते हैं डिजाइन स्टेज पे, कि हमने स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बना दिया, क्योंकि कोडिंग तो हम डिजाइन को देख के बनाएंगे ना, डिजाइन ही गलत है। अब आप सोचो, हर जगह डिजाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और फ्लाइट पे बैठो, सीट का डिजाइन पहले से बना हुआ है कि किस पे कौन बैठेगा, आप जाके चेक इन करते हो और सीट सिलेक्ट करते हो, डिजाइन पहले से क्रिएटेड है। कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में डिजाइन के बिना, अब आप सोचो पूरा भीड़ जम गया एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, वो क्या जाके देखते हैं कि डिजाइन उनका देखते हैं कि किस जगह उनको बैठना है, जो ऑलरेडी तैयार है। अगर वो उनको नहीं दिखेगा तो फिर पूरा प्रोग्राम ही खत्म। पता चले एक रूम में एकदम 500 लोग बैठ गए और दूसरे रूम में 2 लोग बैठे हुए, क्योंकि डिजाइन ही तो नहीं है। सबको एग्जाम देना है बट डिजाइन नहीं है, तो गलत तरीके से काम हो गया। किसी भी जगह के, रेलवे हो गया, फ्लाइट हो गया, आर्मी हो गया, कहीं पर भी जो ब्लूप्रिंट होता है, जो डिजाइन होता है, अगर वहां गड़बड़ हो गया तो पूरा प्रोजेक्ट खत्म। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है काम को करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना। यहां पर अगर गलत हो गया तो आगे सारे चीज खत्म। कोडिंग भी गलत, कोडिंग गलत होगा तो टेस्टिंग भी उसी अकॉर्डिंग होगा, इंप्लीमेंटेशन भी गलत होगा, राइट। अगर रिक्वायरमेंट में कुछ गड़बड़ है तो हम क्लाइंट को बता सकते हैं कि सर ये चीज ऐसे हो सकता है, बट डिजाइन में गड़बड़ हो गया मतलब सारा चीज खत्म, हमने आप खुद ही गलती कर दिया और हमारे गलती को तो कोई सुधारेगा नहीं, हमें सुधारना पड़ेगा। ये चीज क्या है? डिजाइन। इसलिए डिजाइन रिव्यू भी होता है, हर डिजाइन का रिव्यू होता है। आपने तो डिजाइन कर लिया,
बट डिजाइन ठीक है कि गलत, उसका एक अलग टीम होती है, वो रिव्यू करती कि हाँ ये परफेक्ट है, ऐसे ही होना चाहिए। अब डिजाइन, आप देखो ना, एक मतलब रियल एक फैक्ट है, डिज्नीलैंड का किसने किया था क्रिएट, डिज्नीलैंड को किसने बनाया था? So वर्ल्ड डिज्नी। वर्ल्ड डिज्नी। तो एक मतलब एक ट्रू फैक्ट है, कभी आप गूगल पे सर्च करना। बेसिकली जब डिज्नीलैंड का जब फर्स्ट डे इनॉग्रेशन हुआ था, फर्स्ट डे, तो काफी मतलब ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिस्पांस था। तो शाम को जब सारा चीज खत्म हुआ, सब लोग रिटर्न गए, बहुत अच्छा मतलब था। तो जो वर्ल्ड डिज्नी उस टाइम थे नहीं, वो एक्सपायर कर गए थे पहले, जिस दिन इनॉग्रेशन था उस टाइम वर्ल्ड डिज्नी नहीं थे। तो उनके बेटे और उनके मैनेजर शाम को बेसिकली डिस्कस कर रहे थे, और उनके बेटे ने बता रहे थे उनके मैनेजर को कि अंकल जी, या मैनेजर चाचा बोलते थे, मैनेजर चाचा आज अगर पापा जिंदा होते तो वो कितना अच्छा नजारा देख पाते कि कितने अच्छे से ये डिज्नीलैंड दिख रहा है। उनके मैनेजर चाचा ने बोला कि आप आज आप देख रहे हो, आप आज देख रहे हो इसको, आपके पापा तो इसको 40 इयर्स पहले देख चुके थे। जो आज होने वाला है ना, वो 40 साल पहले ऑलरेडी देख चुके थे कि क्या दिखने वाला है, क्या होने वाला है। तो ये होता है डिजाइन का वैल्यू, ये होता है डिजाइन का पावर। सो जो भी चीज आप सॉफ्टवेयर को बनाओगे ना, उसको पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा और उसको डिजाइन। आप सोचो ना, आप करते भी होंगे अभी, आप सोचो आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आपके माइंड में आ जाता है, पूरा पिक्चर एक आ जाता है कि हाँ ऐसे बटन्स होगा, ये कलर होगा, ऐसे टेबल होगा, चाहे आपके आधा धुंधला ही आता है बट आता है। अब आप सोचो उस धुंधले से भी आप इतना अच्छा बना लेते हो, तो एक्चुअली में जब आप डिजाइन पहले बनाओगे तो कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास, जो डिजाइन, और फोकस करना है डिजाइन में ज्यादा। सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, तो हम धीरे धीरे करेंगे। और डिजाइन अभी एज ऑफ नाउ पेन और पेपर में कीजिएगा, कोई भी चीज का डिजाइन। आगे जाके हम टूल्स यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, ईआर डायग्राम होता है, डीएफडी होता है, काफी सारे टूल्स है जो हम यूज कर सकते हैं। माइंड मैप्स होता है, जो माइंड मैप में हैकाथॉन में यूज करता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो माइंड मैप से आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो उस तरह का कि कैसे वो दिखेगा, ड्रिल डाउन कर करके। तो बताने का मतलब ये है कि हमारे लिए पांचों स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, बट ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको काम करने की जरूरत है। सो ये है आपका वाटरफॉल मॉडल। अब आता है लॉजिकल थिंकिंग। कोई बता सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग किसको बोलते हैं? हाउ विल डेवलप दैट प्रैक्टिकल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। लेट अस सपोज मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, दिस इज माय एक्सेल फाइल, और एक और एक्सेल फाइल है जो डेस्कटॉप में रखा हुआ है। और डेस्कटॉप में जो ये एक्सेल फाइल है, इसमें 3 शीट्स हैं। तो शीट 2 में A1 में हेलो लिखा हुआ है, शीट 2 में A1 में हेलो लिखा हुआ है। मुझे उस हेलो को कॉपी करके यहां पर पेस्ट करना है, लेट्स से यहां पर पेस्ट करना है। तो बताइए स्टेप्स क्या होगा, कैसे करोगे, मैनुअली कैसे करोगे? बताइए। कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, सिंपल। अब देखिए कैसे करेंगे। अब लॉजिकल थिंकिंग किसको बोलते हैं? इक्वल टू करके कर सकते हैं। हाँ, इक्वल टू करके कर सकते हैं सर। इक्वल्स टू करके मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। हमें कॉपी पेस्ट करना है, ध्यान दीजिए, रिक्वायरमेंट समझना है। रिक्वायरमेंट को ये नहीं करना है, क्लाइंट ने बोला है कॉपी पेस्ट, आप बोल रहे इक्वल्स टू कर देंगे, नहीं करना है, कॉपी पेस्ट ही करना है। अब इससे मुझे एक याद आया, कोई बता सकते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी? क्वालिटी किसको बोलेंगे? to meet the requirements of the customer. Yeah. To meet the requirement of the customer. कस्टमर ने बोला है कि गंदा बनाना है, तो आपको भी गंदा ही बनाना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाहे आपको उससे कई गुना ज्यादा अच्छा आता है, ऑप्शंस आपको पता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट वही है। कस्टमर वैसे ही चाहते हैं कि ब्लैक कलर में दिखे, तो हमें भी ब्लैक कलर में ही बनाना है। ना फीचर्स ज्यादा देना है, ना फीचर्स कम देना है, जो कस्टमर ने बताया उसको बेस्ट बनाना है, खत्म। सो दैट इज बेसिकली क्वालिटी, कि मीटिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन इज नोन एज क्वालिटी, सिंपल। और ये चीज हमें वीबीए में फोकस करना है। हाँ, अगर कस्टमर ने बोल दिया कि आप अपने तरीके से बना दो, तब तो अलग चीज है। बट कस्टमर ने बोल दिया कि सर मेरे को ब्लैक कलर चाहिए, मेरे को ये 3 ऑप्शंस चाहिए, बस खत्म। वो 3 ऑप्शंस और ब्लैक कलर ही हमें देना, ना तो 5 ऑप्शंस देना है, ना उसको रेड कलर करना। रेड कलर भले ही अच्छा दिख रहा होगा, बट देना ब्लैक में। अब देखिए, अब लॉजिकल थिंकिंग किसको बोलेंगे? पहले इस फाइल को मैं मिनिमाइज करूंगा, इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगा उस पाथ से। फिर मैं जाऊंगा शीट 2 में जिसमें है, फिर मैं यहां पर जाऊंगा A1 में, कंट्रोल C, इस फाइल को मिनिमाइज करूंगा,
उस फाइल में जाऊंगा और उस सीट में जाऊंगा, उस रेंज में जाऊंगा जहां पर मुझे चाहिए, सिलेक्ट करूंगा और करूंगा कंट्रोल V, और उसके बाद उस फाइल को जाके क्लोज कर दूंगा। ये है मेरा पूरा स्टेप, और यही हम करते हैं, क्योंकि इसके बिना तो होगा नहीं, ये स्टेप्स तो हमें करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि आप करते हो वो चीज, बट VBA में हम नहीं बता सकते कि कॉपी करके पेस्ट कर दो। VBA में तो हमें एक एक स्टेप बताना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, और वही तो है मैक्रो, और इसी को बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। तो जब हम VBA की प्रोग्राम करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा लॉजिकली, लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि इस काम को करने के लिए लॉजिकली काम को कैसे करें। पहले राइट मुड़ना है, राइट भी कितना मुड़ना है वो भी समझना है। राइट भी मुझे 30 डिग्री राइट में जाना है, पूरा राइट नहीं, 30 डिग्री राइट में जाना है, वहां से 1 किलोमीटर आगे बढ़ना है, फिर एक टी पॉइंट आएगा, फिर स्ट्रेट जाना है, फिर चेक करना है पेट्रोल पंप है कि नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो यू टर्न लेके इधर आना है। ये पूरा आपको इंस्ट्रक्शन देना है, पूरा इंस्ट्रक्शन देना है आपको, एंड दैट इज नोन एज लॉजिकल थिंकिंग। और इसी को तो बोलते हैं आपके रिक्वायरमेंट को, डिजाइन को बनाना, यही तो डिजाइन का पार्ट है। अब आप सोचो, अगर हमने डिजाइन में लिखा होता कॉपी करके पेस्ट कर दो तो सारा काम खत्म। अगर डिजाइन में लिखा होता कि पहले आपको इसको मिनिमाइज करना है, फिर उस पाथ में जाना जहां पर वो फाइल है, फिर डबल क्लिक करना है, तो सब कुछ प्रॉपर वे में चलेगा, क्योंकि डिजाइन मेरा परफेक्ट बन चुका है। तो इसको माइंड में आपको डिजाइन बना के रखना है, दैट इज नोन एज लॉजिकल थिंकिंग। इसको बोलते हैं हम लॉजिकल थिंकिंग। नाउ ब्रेक टास्क, ब्रेक इनटू स्मॉल टास्क। काफी बार आपके जब हम ऑटोमेट करेंगे तो काफी बार ऐसा सिनेरियोज आएगा कि काफी बड़ा काम हमें करना है, और इस बड़े काम में हमें पता है कि ये 3 फेजेस हैं, 3 पार्ट है। तो हमें क्या करना है, 3 अलग अलग पार्ट में उसको टुकड़ों में बांट देना, एक एक पार्ट को करना है और उसको फिर जोड़ना है। पहले ब्रेक फिर ज्वाइन, वो इजी रहेगा, राइट। और ऐसे ही जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो वैसे ही बनाया हुआ है कि पहले वो आपका तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है। फाइनली जोड़ना ही है, बट पहले तोड़ना है और उसको काम करके फिर जोड़ना है। सो कोई भी कोडिंग जब हम करेंगे तो उसको करेंगे स्मॉल टास्क में ब्रेक, और एक एक टास्क को पकड़ना है। Sir, are this break is termed as module? नहीं, मॉड्यूल ठीक नहीं बोलेंगे। अब एक मॉड्यूल के अंदर बड़ा एक ये पूरा कोड हो सकता है मॉड्यूल। Okay, sir. even called function. हाँ, एक बोल सकते हो, फंक्शंस बोल सकते हो, सब रूटीन बोल सकते हैं, या इवन एक ही कोड के अंदर 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है, तो कोड पूरा एक ही, ऊपर में कुछ पार्ट को पहले काम किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एनीथिंग। मतलब मेरा पर्पस यही है बोलने का कि आपको बड़े बड़े काम को छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब उसको यूज कैसे करना वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। Okay, sir. VBA में भी हम प्रोग्रामिंग को कुछ ऐसे करेंगे कि कल के दिन, देखिए एक्सेल तो छोटा है, उसमें आपने बना लिया, लिख दिया, फॉर्मूला फिर से लिख दिया, देख के कर दिया, बट VBA में ऐसा नहीं है। VBA में आपने मान लीजिए 1000 लाइन का एक कोड लिखा है, अगर उस कोड को देख के समझ में ही नहीं आया कि किया क्या है, तो नेक्स्ट टाइम तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा 1000 लाइन। इसलिए क्या करना है, हमें कोड को लिखना ही इस तरह से कि कल के दिन अगर मैं भी करूं या मेरे एब्सेंस में अगर कोई और देखे उस कोड को, तो इजिली वो मतलब समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड वाला कोड। तो इसके लिए कोड एकदम सिंपल रहना चाहिए, एकदम सिंपल सिंटेक्स यूज करना है, जो हम यहां पर फोकस करेंगे, राइट। ये है। नाउ अब एक्सेल फाइल को जब हम सेव करते हैं तो नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक में सेव करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। VBA फाइल को आप हमेशा जब सेव करोगे ना, तो फर्स्ट टाइम जब आप नए फाइल को सेव करोगे, सेकंड टाइम से तो कंट्रोल एस कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम आप जब सेव करोगे तो यू हैव टू यूज मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, और ये आपको VBA प्रॉम्प्ट भी करेगा। मान लीजिए इस एक्सेल में आपने कोई VBA का प्रोग्राम यूज किया हुआ है, जब आप नॉर्मली सेव करने जाओगे तो वो बोलेगा कि दिस फाइल कंटेन्स मैक्रो, डू यू वांट टू सेव इट एज ए मैक्रो और मैक्रो फ्री वर्कबुक। आप बोलोगे नहीं, मुझे मैक्रो में करना है, तो फिर ये ऑप्शन आपको दिखा देगा। सो यहां पर ये चीज करना है, और इसका एक्सटेंशन होता है XLSM। नॉर्मल एक्सेल फाइल का होता है XLSX, ये होगा XLSM। तो ये भी चीज ध्यान देना है कि सेव आपको मैक्रो में करना, नहीं तो अगर आपने मैक्रो में सेव नहीं किया तो फाइल क्लोज करके जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो वहां पर मैक्रो गायब, कोई कोडिंग नहीं दिखेगा, सारा कुछ गायब रहेगा, आपका मेहनत पूरा बर्बाद। वो चीज हमें ध्यान देना है।